सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी, जिसमें व्याकरण विभाग में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी छात्र, आप सभी को पता है कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य की यहाँ बात की गई है। तो सबसे पहले हम उसके अर्थ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं। यानी कि व्याकरण में हिंदी भाषा हो, गुजराती भाषा हो या इंग्लिश भाषा हो, किसी भी भाषा में उसके वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। यानी कि जिससे भाषा का स्वरूप एक मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। यानी कि यह जो भाषा का मानक स्वरूप बनता है, यह उनसे भिन्न हो तो वो वाक्य कैसा होता है? अशुद्ध होता है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। यानी कि वाक्य रचना की अशुद्धि कब होती है, भाषा अशुद्ध कब होती है? तो जब हमें व्याकरण के जो नियम है वो नियम सही तरह से हमें मालूम नहीं होते हैं, यानी कि सही रूप से हमें पता नहीं होता है, तब ऐसा होता है। इसीलिए हमें व्याकरण के नियमों का सही रूप में न जानना। अतः हमें बोलने या लिखने के समय उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। यानी सभी छात्रों, यहाँ बताया गया है कि हमें जो कुछ भी बोलते हैं और जो लिखते हैं उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं वो बिल्कुल कैसा स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए हमें यहाँ शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि शुद्ध वाक्य रचना कैसे की जाती है और उसमें कैसे नियम होते हैं। उस सभी के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम है पद क्रम संबंधी नियम। तो वाक्य का पद क्रम, पद यानी कि जो वाक्य है वो वाक्य क्रम में है या नहीं, तो उनके संबंधी ये नियम है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। यानी कि सभी छात्रों, यहाँ वाक्य में जो विभिन्न पद जो प्रयुक्त होते हैं वो पदों को हमें क्या करना है? तो वो पदों को हमें एक सुनिश्चित क्रम में यानी कि योग्य क्रम में रखना है, तभी हमारी वाक्य रचना शुद्ध होगी। हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम निम्नलिखित है। यानी कि हिंदी में जो ये पदक्रम संबंधी नियम है उनके कुछ भी नियम है वो निम्नलिखित है। यानी कि हम जो कुछ भी वाक्य बनाते हैं तो उनकी वाक्य रचना में जो शब्द है वो शब्द को योग्य क्रम में रखना चाहिए, तो ही हमारा वाक्य सही तरीके से बनेगा। तो यहाँ वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आते हैं। यानी कि वाक्य का जो क्रम है वो सही होना चाहिए। यानी कि पहले कर्ता, फिर उसके बाद कर्म और अंत में क्रिया। यहाँ उदाहरण दिए गए, जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ जितेंद्र क्या है? कर्ता है। कर्म क्या है? क्रिकेट, और क्रिया खेलना। देखो यहाँ सही तरीके से पदों को रखा गया है। यानी कि जितेंद्र क्रिकेट खेलता है, यानी कि कर्ता कौन है? जितेंद्र, कर्म क्रिकेट और क्रिया है खेलना। दूसरा है कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। यानी कि कर्ता और कर्म को छोड़कर बाकी के जो शब्द है वो कहाँ? तो कि कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है, माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है।
तो यहाँ कर्ता कौन है? माँ। कर्म खाना और क्रिया है बनाना, और बीच का जो शब्द है पुत्रों के लिए वो बीच में स्थित हो जाता है। यानी कि कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते जी, इसे हम संप्रदान कहते हैं। दूसरा है माताजी चाकू से फल काटती है, यह करण विभक्ति है। यानी कि माताजी क्या है? कर्ता, फल काटना यानी कि काटना क्या है? क्रिया है। तीसरा वाक्य है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो ये सभी वाक्य यहाँ बताए गए हैं जो आपकी समझ में लिए हैं। तो आपके पहले दो नियम है उनके में समझ आया गया है। आगे कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं। कारक कर्म यानी कि प्रियंका ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। यहाँ प्रियंदा क्या है? प्रियंदा वो क्या है? करता है। यानी कि प्रियंदा ने देखा है किसे? तो क्या मनमोहन को। कहा? तो क्या सिर से पैर तक देखा, यानी कि देखने की क्रिया है। अब आगे तीसरा नियम है कि प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। यानी जब हम प्रश्नवाचक पद बनाते हैं यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो उनके विषय में ठीक प्रश्नवाचक पद होता है उनके पहले प्रश्न के विषय में ठीक पहले प्रयुक्त होता है। यानी कि अपराधी का पता चला, यहाँ प्रश्नवाचक जो चिन्ह है जो पद है उनमें आगे प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। यानी कि अपराधी का पता चला। क्यों? यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। तीसरा वाक्य आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? तो यहाँ सभी उदाहरण जो दिए गए हैं उसमें प्रश्नवाचक जो पद है यह प्रश्नवाचक पद वो पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। चौथा नियम है क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आता है। यानी कि क्रिया विशेषण यहाँ चल तो रहा है, चलने की क्रिया है, लेकिन कैसे? धीरे धीरे। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया ने શું વિશેષતા बतावे છે, ચાલે તો છે પણ કેવો? ધીરે ધીરે। कि मोहन धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि मोहन करता है चल रहा है, यानी कि ये क्रिया है, लेकिन उसका क्रिया का विशेषण यानी कि धीरे धीरे चल तो रहा है लेकिन कैसे? धीरे धीरे चल रहा है। श्याम तेजी से दौड़ रहा था, यानी कि करता श्याम, दौड़ना क्रिया, दौड़ता तो है लेकिन कैसे? तेजी से। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। पांचवा है वाक्य के भिन्न भिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। यानी कि जो पद है वो पद में एक तर्क संगति होनी चाहिए। उदाहरण दिया गया है छात्रों ने गुरु जी को एक फूलों की माला पहनाई। ये वाक्य का है? अशुद्ध वाक्य है। छात्रों ने गुरु जी को एक फूलों की माला पहनाई। वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। नीचे शुद्ध वाक्य दिया गया है छात्रों ने गुरु जी को फूलों की एक माला पहनाई। देखो वाक्य रचना की यहाँ पदक्रम योग्य नहीं है इसलिए पहला वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पहले वाक्य में क्या है? गुरु जी को एक फूलों की माला पहनाई, और दूसरे वाक्य में है फूलों की एक माला पहनाई, जो वाक्य शुद्ध है। ऐसा दूसरा उदाहरण है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यह अशुद्ध वाक्य है। ऐसा वाक्य होता है? नहीं। शुद्ध गाय का दूध, ऐसा नहीं, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, तो यह शुद्ध वाक्य हुआ। 6 न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। यानी कि जो क्रिया है वो क्रिया से पहले न या नहीं शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, क्रिया या नहीं। ओके। शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, तो यहाँ क्या है? क्रिया और उसके पहले नहीं। आग्रह के लिए न अवयव का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। चलोगे ना, देखो यह आग्रह करता है, गुजराती में क्या होता है? आविश ने, तुम भी जाओ ना, लेकिन न का प्रयोग क्या? लास्ट में होता है। आगे दूसरा है अन्वय संबंधी नियम।
अन्वय संबंधी अन्वय अर्थात मेल या तो अनुरूपता। वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना उसे अन्वय कहलाता है। यानी कि वाक्यों के जो पद है उस पदों की जो क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना उसे अन्वय कहलाता है। और अन्वय संबंधित कुछ नियम है जो निम्नलिखित यहाँ बताए गए हैं। पहला नियम है, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में आ रहती है। यानी कि जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं यानी कि साथ होते हैं तो क्रिया सदा कैसी होती है, तो क्या पुल्लिंग एक वचन में ही रहती है। यहाँ उदाहरण बताया गया है कि अगर माँ ने लड़की को बुलाई, तो यहाँ देखो लड़की स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो यहाँ लड़की बुलाई, तो यहाँ सही वाक्य क्या होगा, माँ ने लड़की को बुलाया। दूसरा वाक्य है, क्या आपने मीना को पहचानी, तो यहाँ ये गलत है। क्या आपने मीना को पहचाना, तो यह सही है। यानी कि कर्ता और कर्म विभक्ति सहित है तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहेगा। दूसरा है, भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्षर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। यानी कि जब भिन्न भिन्न लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी कि दो से अधिक बार व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आती है तो क्रिया अक्षर क्या, तो कि पुल्लिंग बहुवचन में हो जाती है। देखो यहाँ राम, लक्ष्मण और जानकी, यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बने, राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए। जो यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों, गाय और बैल चल रहे हैं। राजा रानी नगर में गए। जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते। तो यहाँ क्या है, भिन्न भिन्न लिंग है और ये भिन्न भिन्न लोग या दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्षर कैसे, तो क्या पुल्लिंग बन जाती है। वन में गए, चल रहे हैं, नगर में गए, रहते हैं। आगे तीसरा नियम है, यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में परिवर्तित होगी। यानी कि यदि हमें कर्ता का जो लिंग है उससे हम अज्ञात है, हमें पता नहीं है, तो वो क्रिया कैसे, तो क्या पुल्लिंग में प्रयुक्त होगी। तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, यहाँ हमें लिंग पता नहीं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो यहाँ उसका जो हो तो उस क्रिया कैसे, तो क्या पुल्लिंग हो जाती है। यानी कि तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। चौथा है, आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे गांधी जी महान नेता थे, उसको आदर के साथ कहते हैं कि गांधी जी महान नेता थे। पांचवा वाक्य है, आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्ष्मण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। यानी कि जो ऐसे शब्द होते हैं उसमें क्रिया में कैसा, तो क्या बहुवचन के रूप में यह प्रयोग होगा। यहाँ बताया गया, देखो आंसू, तो उसके आंसू रुकते ही नहीं। दूसरा है, मेरे प्राण संकट में आ गए, तो यहाँ बहुवचन हुआ। विवाह के शुभ समाचार मिले, लोग तो बात बनाते रहते हैं, तो यह यहाँ बताया गया। यानी कि जो ये शब्द है वो शब्दों आदि शब्दों के साथ क्रिया क्या, तो कि बहुवचन में प्रयुक्त होगी। आगे, प्रत्येक हर एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। तो जो आए ये कौन सा, तो कि प्रत्येक, हर
एक एक आदि जो शब्द है वो शब्द के साथ आने वाले संज्ञा शब्द की बात की गई है। तो ऐसे जो संज्ञा शब्द है उनके साथ क्रिया क्या, तो कि बहुवचन में प्रयुक्त होती। अब संज्ञा किसे कहते हैं आप सभी को पता ही है। तो जो संज्ञा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे तो उसका जो यहाँ उदाहरण बताया गया है उस उदाहरण को हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सभी छात्र, यहाँ बताया गया है गलत और सही दो उदाहरण। क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, तो यहाँ हमें एक वचन में होता है, यानी कि जो प्रत्येक हर एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले जो संज्ञा शब्द है उनका प्रयोग एक वचन में होता है। तो यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ सही वाक्य है क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। दूसरा वाक्य है हर एक मजदूर अफसर से मिले। हर एक यानी कि दरेक मजूરની વાત કરવામાં આવે છે, अफसर से मिले, तो यहाँ ऐसा नहीं, तो हर एक मजदूर अफसर से मिले। तीसरा वाक्य है आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे। यहाँ सही वाक्य आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था, यानी कि यहाँ इस शब्दों के जब प्रयोग होता है तब एक वचन में उनका प्रयोग होगा। सातवां नियम है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो संज्ञा के जो लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अनुसार ही उनके जो सर्वनाम है वो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सभी छात्रों, आपको एग्ज़ाम में यही ऐसा ही जो यहाँ गलत वाक्य दिया गया होगा और उस गलत वाक्य को आपको सही वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे परीक्षा में आपको पूछा गया तुम्हारी स्कूल कहाँ है, यह अशुद्ध वाक्य है, तो आपको उसको शुद्ध करना है। तो यहाँ बताया है कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तो यहाँ लिंग के अनुसार सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आगे दूसरा है यह मेरी कॉलेज है। तो हम कॉलेज मेरी है, नहीं मेरी नहीं है, मेरी तो है, लेकिन वाक्य रचना यहाँ गलत बताई गई है। तो यहाँ सर्वनाम का जब प्रयोग किया जाता है तो संज्ञा के लिंग के अनुसार हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो यहाँ कॉलेज है, तो यहाँ ऐसा नहीं, तो यह मेरा कॉलेज है। आगे उसका देह दुर्बल है, उसका नहीं, उसकी देह दुर्बल है। उनका आवाज़ कोमल है, यहाँ उनका नहीं, क्योंकि उनकी आवाज़ कोमल है। आठवां नियम है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो संज्ञा है वो संज्ञा के लिंग के अनुसार हमें उस विशेषण का प्रयोग करना है। संज्ञा मौसम, यानी कि जो मौसम की यहाँ बात कही है, मौसम है लेकिन कैसा है, सुहावनी मौसम है, लेकिन खूब सुंदर मौसम है। तो यहाँ वाक्य दिया गया है कि आज मौसम सुहावनी है, तो यहाँ जो विशेषण लगाया गया है यह कैसा, गलत है। तो यहाँ आज मौसम सुहावना है, यानी कि यह सही वाक्य है। दूसरा है आजकल कपास महंगा है, नहीं यह महंगा गलत है, तो यहाँ आजकल कपास महंगी है। आगे उसका नाक लंबा है, ऐसा नहीं आएगा, तो यहाँ उसकी नाक लंबी है। सभी छात्र हमें वाक्य पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि यह वाक्य सही है या गलत। पीतल पीली होती है, यहाँ पीली शब्द आएगा नहीं आएगा, तो पीतल पीला होता है। आगे 9 संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी कि संज्ञा का जो लिंग है वो लिंग के अनुसार ही हमें क्या करना है, तो कि क्रिया का प्रयोग करना है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ मेरी आम सड़ी हुई है, तो यहाँ आम की बात की गई है, तो यहाँ सड़ी हुई है, और मेरी, तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो संज्ञा और लिंग के अनुसार हमें क्रिया का प्रयोग करना है। तो मेरा आम सड़ा हुआ है। आगे तुमने झूठ क्यों बोली, तो ये गलत वाक्य है, तुमने झूठ क्यों बोला।
आगे आत्मा नहीं मरता। सभी छात्र यह जो वाक्य है ने बार बार परीक्षा में आता है। आत्मा नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है। बर्फ 1 रुपये किलो बिकती। तो यहाँ संज्ञा के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। 10 नंबर है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का की का प्रयोग होता है। यानी कि संज्ञा के लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उनके अनुसार ही उस विभक्ति का की का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ बताया गया है परमात्मा का महिमा अपार है, नहीं लेकिन यहाँ का नहीं, परमात्मा की महिमा अपार है। बम्बई की बाजार अच्छी है, पुल्लिंग, बम्बई का बाजार अच्छा है। उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है, उनमें मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है। मुझे केवड़े की शरबत पसंद है, कहीं की नहीं आएगा, मुझे केवड़े का शरबत पसंद है। अब ये 2 नियम हमें पढ़े। पहला नियम है पदक्रम संबंधी नियम और दूसरे है अन्वय संबंधी नियम। तो ये सभी नियमों को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम में कोई मुश्किल या परेशानी न हो। अब कुछ अन्य नियम है, अन्य नियम के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला नियम है विभक्ति संबंधी नियम। तो उनमें क्या बताया गया है, तो कि क विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के जो रूप है वो बदल जाते हैं। यदि हम विभक्ति लगाते हैं तो विभक्ति लगाते समय यह जो शब्द है वो शब्द क्या है, तो कि वो बदल जाएंगे। तो यहाँ बताया गया है कि विभक्ति रहित शब्द रूप और विभक्ति लगाने से कैसा बन जाता है। यदि विभक्ति रहित यह, तो विभक्ति लगाने से क्या बन जाएगा, इस बन जाएगा। ये तो विभक्ति लगने पर इन, वह का उस हो जाएगा। वे का उन, कौन का शब्द हो जाएगा किस या तो किन। जो का विभक्ति लगने पर जिस या तो जिन हो जाएगा। कोई तो उसका विभक्ति लगाने से किस और किन में प्रयोग हो जाता है। तो यह विभक्ति रहित रूप और विभक्ति लगने पर रूप बताए गए। आगे उदाहरण यहाँ बताया गया है, देखो गलत वाक्य और सही वाक्य। यह घर में कौन रहता है, तो यहाँ हमें विभक्ति लगाएंगे तो यह का क्या हो जाएगा, इश हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया है इस घर में कौन रहता है। दूसरा वाक्य, ये लोगों में एकता नहीं है, तो यहाँ ये विभक्ति रहित रूप है और विभक्ति लगने पर क्या हो जाता है, तो इन लोगों में एकता नहीं है। वह आदमी को दौलत का घमंड है, वह की जगह उस आदमी को दौलत का घमंड है। आगे, वे लोगों को अनाज चाहिए, यानी कि वे की जगह क्या आएगा, उन लोगों को अनाज चाहिए। आप कौन को बुलाते हैं, ये वाक्य सही है? नहीं, आप किसको बुलाते हैं। ये थैलियाँ कौन की है, नहीं, ये थैलियाँ किन की है। जो को पुकारो वही आवे, तो उसकी जगह क्या आएगा, जिसको पुकारो वही आए। जो लड़कों को जाना हो वो तैयार हो जाए, ऐसा नहीं आएगा, जिन लड़कों को जाना है वो होए तैयार हो जाए। कोई का पेन यहाँ रह गया, किसी का पेन यहाँ रह गया। तो सभी छात्र यह जितने भी उदाहरण यहाँ बताए गए हैं उस उदाहरण आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सही तरह से समझ में आ जाएगी। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आगे ख, संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। जब संज्ञा हो तो संज्ञा में प्रत्यय उसके साथ लिखा जाता है। हम प्रत्यय के बारे में पढ़ चुके हैं आगे। और जब सर्वनाम हो तो सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। आगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी,
अपने आदि सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यानी कि फिर से उसी व्यक्ति का हमें निर्देश करना है तो हम क्या अपना अपनी या तो अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे, तो यहाँ बताया गया मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरा काम करता हूँ। अब मुझे अपने ही बारे में बताना है तो मैं अपना काम करता हूँ। वे उनकी धुन में मस्त हैं, वे अपनी धुन में मस्त हैं। तुम्हारे घर जाओ, तो यहाँ तुम अपने घर जाओ। दूसरा है शब्दों का उचित प्रयोग, यानी कि जो वाक्य में जितने भी शब्द दिए गए हैं उस शब्दों का क्या उचित प्रयोग होना चाहिए। तो शब्द के अर्थ संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है, यानी कि शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ के संबंध में उस शब्द का क्या है तो कि हमें वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो यहाँ जो शुश्रूषा है ये गलत है, यानी कि हमें सही रूप में उसे लिखना है। तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहाँ जो शब्द है वो शब्द का प्रयोग हमें उसके अर्थ के संबंध में करना है। यहाँ दिया गया शुश्रूषा रोगी की जाती है, लेकिन माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए सेवा शब्द का प्रयोग होता है। इस समय उनकी आयु 17 वर्ष है, यानी कि यहाँ बताइए इस समय उनकी उम्र 17 वर्ष है, यानी कि उम्र यहाँ आयु नहीं बताना है। आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, यानी कि अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है, जबकि तलवार हाथ में रखकर चलाई जाती है। तो यह उसका जो भेद है वो हमें बताया गया है। आगे दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ बताए गए हैं इससे बावजूद भी वह आता जाता रहता है, गलत बात है। यहाँ देखो बावजूद और भी दोनों बलाघात लगाए गए हैं, लेकिन उसका लगातार हमें प्रयोग करना नहीं। तो दूसरा वाक्य सही, इसके बावजूद वह आता जाता रहा, तो यह वाक्य क्या है सही वाक्य, यानी कि शब्द पर क्या बल लगाना। तीसरा नियम शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि जो शब्द है वो शब्द का उचित रूप से हमें क्या करना चाहिए उसका उपयोग करना चाहिए, यानी कि उनका निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ बताइए एक ही भाव को 2 बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, यानी कि हम एक ही भाव को हम 2 बार प्रकट करते हैं तो वह क्या है वाक्य कैसा हो जाएगा, तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि मात्र केवल छात्रों के लिए, जो यहाँ मात्र भी लगाया गया है और केवल भी लगाया है, यानी कि यहाँ 2 शब्द लगाए गए हैं, यानी कि उनसे क्या हो जाता है वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ ऐसे भी लिखा जाता है केवल छात्रों के लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा मात्र छात्रों के लिए, यानी कि मात्र और केवल दोनों में से एक ही को हमें लगाना है। दूसरा आपका भवदीय, तो यहाँ यह दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं, आपका या तो भवदीय। मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है, यानी कि जो मुहावरा है जो वाक्य रचना है उसका हम गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो वो वाक्य कैसा अशुद्ध हो जाएगा। उसके मुंह से फूल गिरते हैं, यह अशुद्ध वाक्य है, लेकिन उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, यह वाक्य सही है। सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, यहाँ खिलाकर नहीं, दूध को खिलाना नहीं पिलाना है, तो सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे। अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए।
जब हम अपना नाम लिखते हैं तो हमें अपने नाम के आगे श्री को लगाना नहीं, यदि लगाया तो यह वाक्य गलत होगा। मेरा नाम श्री महेश भाई है, तो यह वाक्य गलत है। मेरा नाम महेश भाई। तो सभी छात्र, यह जो संज्ञा है तो सभी छात्र यह में जो संज्ञा के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यह संज्ञा के बाद सर्वनाम विशेषण सभी वाक्य रचना में आते हैं और उस सर्वनाम विशेषण संज्ञा आदि को ध्यान में रखकर कर्ता कर्म और क्रिया को ध्यान में रखकर हमें क्या करनी है, तो वाक्य की रचना करनी है। तो वाक्य शुद्ध और अशुद्ध वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हमने पढ़ा है। आपकी किताब में भी यह टॉपिक दिया गया है, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। और आपकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न आता है, आपको वाक्य अशुद्ध वाक्य दिया गया होता है और उस अशुद्ध वाक्य को आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य कर कर उसको आपको लिखना है। तो सभी छात्रों, आपको यह वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बेफिक्र पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप हमारा जो व्याकरण विभाग का जो टॉपिक है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, जिनका यह आज का जो वीडियो है वह हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को आशा है कि सभी छात्रों को इस वीडियो को देखकर इस टॉपिक को समझ में आया होगा, ठीक है। और उसकी जो PDF भेजी जाएगी, उस PDF में देखकर आपको अपनी व्याकरण की नोटबुक में उस टॉपिक को आपको लिखना है। यदि आप अपनी किताब में चाहे तो किताब में से भी आप लिख सकते हैं। तो सभी छात्रों को फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि आपको यह जो अशुद्ध और शुद्ध वाक्य का जो हमारा जो टॉपिक है व्याकरण विभाग में, उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, जिसकी वजह से आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत या तो परेशानी न हो। अब हम आज का यह वीडियो यहाँ पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।